हेलो दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी प्रकाश में एक नई श्रृंखला चालू हुई है जिसमें हम पढ़ रहे हैं माइक्रोस्कोपी। और माइक्रोस्कोपी में हम माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसमें केवल एक लेंस था। वही जो लेंस है वो क्या करता था, मैग्नीफाइंग करता था, आवर्धन करता था, इमेज बनाता था बड़ी, और हम ऑब्जेक्ट को देखते थे। अब यदि अपन आगे बढ़े तो दूसरे प्रकार के जिस माइक्रोस्कोप की अपन बात करेंगे उसे कहा जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या इसे अपन कहते हैं हिंदी में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब यदि अपन इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसकी यदि डिस्कवरी या खोज आपसे पूछी जाए तो डिस्कवरी मैंने बताया जैसे कि पहले आपको माइक्रोस्कोप इन सब की डिस्कवरी में बड़ा विवाद है, लेकिन फिर भी माइक्रोस्कोप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी पूछ ले तो ल्यूवेनहॉक का नाम आपको मिल जाएगा ऑप्शन में, और आप ल्यूवेनहॉक को टिक कर देना, क्लिक कर देना, ये आंसर सही होगा। ठीक, लेकिन यदि मान लो आपसे ऐसा पूछ ले कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज किसने की है और उसमें ल्यूवेनहॉक ऑप्शन में ना मिले तो फिर वहां पर उसमें आपको वही ऑप्शन मिलेंगे जो डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप में अपन ने पढ़ा है। दो साइंटिस्ट हैं, कौन कौन से, हेंस और उनके साथी जेनसेन। हेंस और जेनसेन, ये दोनों नाम भी मिलेंगे तो समझ जाना, कंफ्यूजन नहीं होगा, ये आएगा तो ये नहीं आएंगे और यदि ये आए हैं तो ये नाम नहीं आएगा, तो आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, घबराओ नहीं, बस दोनों नाम याद रखना। अब यदि अपन बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ सबसे जो नई क्रांति, नया रेवोल्यूशन आया वो ये था कि इस माइक्रोस्कोप में दो लेंस का यूज होता था। यहां पर दो लेंस का यूज होता था। एक लेंस जो ऑब्जेक्ट या वस्तु के पास है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरा लेंस जिसकी मदद से हम देख रहे हैं जो हमारी आंख के पास है इसे कहते हैं आई लेंस, या इसे कहा जाता है ऑक्यूलर लेंस। दोनों टर्म देखने को मिल सकते हैं, वैसे ज्यादा संभावना है आपको आई लेंस लिखा हुआ मिलेगा, पर फिर भी ऑक्यूलर लेंस के लिए भी आप तैयार रहें। यदि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें बनने वाली जो इमेज है, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो होगा वर्चुअल, आभासी, और अपन जानते हैं आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा, इरेक्ट, सीधा। और माइक्रोस्कोप है, बड़ा करके ही देखना है, इसलिए तो अपन इसका उपयोग कर रहे हैं, मतलब बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा। ठीक, फिर यदि अपन बात करते हैं कि इसके जूम करने की एबिलिटी कितनी है, तो ये जो जूम करने की एबिलिटी है ये 40x से 1000x तक कर सकता है जूम। डिपेंड करेगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होते हैं ना उनको अलग अलग घुमा के और सेट कर लिया जाता है, वो कितनी कैपेसिटी वाला है, 5x, 15x, 20x, 30x, तो उस हिसाब से इसका जो जूम करने की एबिलिटी वो वेरी करेगा। मान लो बहुत छोटा सब ऑब्जेक्ट है जिसको आपको देखना, सब्सटेंस बहुत छोटा है, तो क्या करते हैं, ज्यादा एक्स वाला ऑब्जेक्टिव लेंस लगाएंगे तो वहां पर जूम करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। और यदि मान लो नॉर्मल है कि आपको पता हाँ ये दिख जाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, तो उसके लिए फिर यूज करते हैं कम पावर का, तो वहां पर जूम कम होता है, तो जूम की रेंज ही आएगी, सब फिक्स नहीं आएगा, मत घबराइएगा। तो रेंज याद रखेंगे 40x से 1000x तक ये क्या कर सकता है, जूम। अब अपन देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल, बहुत अच्छे समझना, बहुत सिंपल है,
लेकिन ये जो प्रिंसिपल है यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप अच्छे से समझें, बहुत सिंपल। दो लेंस है इसलिए तो कंपाउंड है, एक लेंस ऑब्जेक्ट के पास है और दूसरा जिसकी मदद से अपन देख रहे हैं। ठीक, चलिए बराबर। तो ये जो लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट के पास होता है इसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो लेंस है ये छोटा होता है। अब इसको छोटा इसलिए रखा जाता है कि मान लो अपन ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, वहां से जिस ऑब्जेक्ट को अपन को देखना है उस ऑब्जेक्ट की लाइट रिफ्लेक्ट होके आए तो ज्यादा अच्छा है। यदि लेंस को बड़ा बना दिया जाए तो आसपास के जो ऑब्जेक्ट जिन्हें अपन फोकस नहीं करना चाह रहे हैं उनकी भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी, उसमें भी रिफ्रैक्शन हो जाएगा, लेंस से अपवर्तन हो जाएगा। तो जिसको नहीं देखना है उसकी लाइट भी आएगी, तो फोकस करना ज्यादा कठिन होगा ना। इसलिए क्या करते हैं, इसके आकार को छोटा रखते हैं। छोटा शेप होगा तो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट देखना है उसको फोकस करेंगे, उससे लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, लेंस में आएगी और रिफ्रैक्शन हो जाएगा, अपवर्तन। इसीलिए ऑब्जेक्ट लेंस हमेशा छोटा होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो आपका यहीं से बन गया। कंपाउंड लेंस में या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कौन से माइक्रोस्कोप का आकार, कौन से लेंस का आकार छोटा होता है? तो यहां पर आकार छोटा होता है किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, O से हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब यदि हम बात करते हैं तो बेसिक अपन पहले पढ़ चुके हैं। यहां पर जो है ये इसका क्या रहेगा? फोकस। यहां इसे अपन कह देंगे FO, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, यहां पर फिर आगे जाएंगे तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? 2FO। या तो डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा था O से लेके F तक की जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी अपन लेते हैं, तो उसे अपन 2F1 कहते हैं। फिर 2F1 के बाद जो आता है वो अनंत होता है। तो यहां पर अपन ने क्या किया है? 2FO इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के पास का फोकस है। जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे यहां बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर हो गया फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और इतनी ही दूरी पे यहां पर क्या बन जाएगा? 2FO। अब कंडीशन समझना, हम जब ऑब्जेक्टिव लेंस के पास किसी भी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु को हमेशा रखा जाता है कहां पर? फोकस और 2F के बीच। हमेशा इस वस्तु को अपन कहां रखेंगे? फोकस और 2F के बीच में। ये ऑब्जेक्ट आपने देखा होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में से घुमाने के नॉब लगे होते हैं, उससे घुमा के अपन ऊपर नीचे करते हैं। तो अपन उसको घुमा के जब ऊपर नीचे करते हैं तो अपना उद्देश्य यही होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर आ जाए? FO और 2FO के बीच में, मतलब फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और 2FO के बीच में आ जाए। अब जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के पैरेलल या समांतर जाती हैं वो रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती हैं? फोकस। और एक प्रकाश की किरण सीधे सीधे निकल जाएगी ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र से। ये दोनों प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो जब ये इस बिंदु पर मिल रही हैं तो यहां पर निर्माण हो जाएगा इमेज या प्रतिबिंब का, A', B'। ठीक, बनने वाला यहां पर जो प्रतिबिंब बन रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, ये जो प्रतिबिंब बनाया गया है ये कैसा है? सीधा है। ठीक, सॉरी, ये प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है, और वस्तु से कैसा हो गया है? बड़ा। ये किसके साथ कंडीशन हो रही है? ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ। अब यहां पर अपन क्या बनाएंगे? तो यहां पर अब दूसरा लेंस जिसकी मदद से अपन देखते हैं, जिसे अपन कहते हैं आई लेंस, है ना। आई लेंस जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस की तुलना में बड़ा होता है। ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारे आंख में रिफ्लेक्ट होकर आए ताकि हमें देखना आसान हो, इसीलिए ये जो आई लेंस है जो आंख के पास है, ये आई लेंस बड़ा होता है किससे? ऑब्जेक्टिव लेंस से। अब ये जो आई लेंस है इसके लिए ये इमेज
ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, है ना। इसके लिए तो ये इमेज थी, लेकिन आई लेंस के लिए ये इमेज किसकी तरह काम करेगी, ऑब्जेक्टिव की तरह काम करेगी। उसके लिए एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु। बीचों बीच जो पॉइंट है उसे अपन क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। यहां से यहां तक की दूरी ये हो गया एफ ई। फोकस ऑफ आई लेंस, आयरन नहीं समझ लेना भाई, नीचे लिख दे रहा हूं, एफ ई फोकस ऑफ आई लेंस। यहां पर भी एक पॉइंट रहेगा उतनी ही दूरी पे, वो हो जाएगा फोकस ऑफ आई। अब जब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो इससे प्रकाश की किरण टकराएगी लेंस से, समांतर है मुख्य अक्ष के, पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के पश्चात होकर गुजरेगी कहां से, तो रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण होकर गुजरेगी फोकस। तो ये होकर जाएगी कहां से, फोकस, जिसे हमने नाम दिया है एफ ई। और एक प्रकाश की किरण तो सीधे सीधे निकल जाएगी कहां से, ऑप्टिकल सेंटर, या जिसे अपन कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, इसको मैं सुधार देता हूं। ये जो प्रकाश की किरण है ये जाएगी कहां से, फोकस से, और एक प्रकाश की किरण जा रही है कहां से, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र से। अब ये दोनों प्रकाश की किरणें तो जैसे जैसे दूर जाती जाएंगी ये दूर होती जाएंगी, एक दूसरे से तो ये मिलेंगी नहीं, है ना। अब मान लो यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है, ये अपन ने आंख बना दिया, मान लो कोई व्यक्ति यहां से देख रहा है, ठीक, तो ये दोनों प्रकाश की किरणें तो मिलेंगी नहीं, ये तो दूर होती जाएंगी। तो उसको ऐसा लगेगा जैसे ये प्रकाश की किरण किसी एक जगह से निकल कर आ रही है। जब अपन प्रकाश की किरण को आगे बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ाने पर एक जगह ऐसा होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां प्रकाश की किरण के मिलने का आभास होगा। और जब आभास होगा मतलब बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा। तो ये है वस्तु, इसके परपेंडिकुलर या लंबवत अपन लाइन खींचते हैं तो ये बन के आ गई ए डबल डैश बी डबल डैश, हमारे लिए क्या हो गई, इमेज। देखो अब वस्तु कितनी बड़ी थी, ये इतनी सी वस्तु है ए बी, लेकिन इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बन गया, यहां तक अपन को प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है, यहां पर अपन क्या कहेंगे कि जो माइक्रोस्कोप है उसने वस्तु को बहुत बड़ा कर दिया, जिससे उसे देखना क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, आप समझ जाना, थोड़ा सा स्केल से अपन बना नहीं रहे तो थोड़ी एरर आ रहा है, लेकिन आप समझ जाना। ऑब्जेक्टिव जो आपको मिलेंगे वो आपसे बन जाएंगे इस डायग्राम से, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। स्केल यूज नहीं करें इसलिए लाइन थोड़ी ऊपर नीचे है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये इतना सा था, लेकिन इससे बनने वाली जो फाइनल इमेज है वो इतनी बड़ी। अब सीधे इसलिए कह रहे हैं, घबराना नहीं, कहना वस्तु तो ऐसा रखा है, आप यहाँ सीधी कह रहे हैं। अब अपने लिए वस्तु ये थी ना, इस लेंस के लिए, आई लेंस के लिए वस्तु ये थी, तो जब यहाँ पर ए डैश बी डैश है और यही इसका प्रतिबिंब बन गया तो इसके लिए तो सीधा हुआ ना। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है। तो ऑब्जेक्ट लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब है वास्तविक। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, और ये कैसा है, वस्तु से बड़ा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये कहानी हो गई किसकी, ऑब्जेक्ट लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब। अब यदि आई लेंस की बात करता है तो आई लेंस में जो इमेज या प्रतिबिंब बनती है उसकी कंडीशन क्या है, प्रतिबिंब पहले तो होगा वर्चुअल, क्योंकि प्रकाश की किरणों के मिलने का आभास हो रहा है, वर्चुअल। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट, सीधा। और ये कैसा है, वस्तु से बहुत बड़ा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो जब आप ऑब्जेक्टिव टिक करोगे पेपर में तो आपको बहुत अच्छे से देखना है कि कौन सा लेंस पूछा है। यदि ऑब्जेक्ट लेंस पूछा है तो कंडीशन बदल जाएगी, और आई लेंस यदि पूछा है तो कंडीशन बदल जाएगी। ठीक,
ऑब्जेक्ट लेंस में वस्तु को हमेशा कहां रखा जाता है, तो वस्तु को 2f और f के बीच में रखा जाता है। बनने वाला प्रतिबिंब ये कहां बनेगा ये नहीं पूछता, बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु से बहुत बड़ा होता है, आभासी और सीधा, बस इतना याद है। कौन सा लेंस आंख की तरफ होता है, आई लेंस। वस्तु की तरफ जो लेंस है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट लेंस। आई लेंस को कभी कभी ऑक्यूलर दे देता है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं घबराना बिल्कुल, ये बिल्कुल बेसिक है, इतना ही आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा, आपसे बनना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतने में आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा, चाहे आप रेलवे में एसएससी दे रहे हैं, एनटीपीसी ग्रुप दे, व्यापम कुछ में भी, यदि माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन आए हैं तो यही आएंगे, बिल्कुल नहीं घबराना है इसमें अपन। ठीक, चलिए अब यदि अपन बात करें तो देख लेते हैं कि इसकी विशेषता या उपयोग कहां होते हैं, अपन क्या देख रहे हैं, कैसा क्या है। ठीक, तो इसके यदि अपन यूजेस की बात करें तो सबसे बड़ा यूज तो आप सभी अपने स्कूल और कॉलेज की लैब में करते होंगे। जब भी हमें स्लाइड देखना होता है, स्लाइड देखना हो, स्पेसिमेन, इनकी जब स्टडी करना है, इनका ऑब्जर्वेशन करना है, तो हम उपयोग करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखा आपने ना, वो स्लाइड परमानेंट स्लाइड बनी आती हैं, या मान लो आप लैब में ब्लड सैंपल टेस्ट करते हो, ये सब यदि करते हो तो कांच की स्लाइड होती है, उसमें से ब्लड को लिया अपन ने रखा, फिर नॉब को सेट करा कि ऑब्जेक्ट को कहां ले आए अपन, f और 2f के बीच में, फिर अपन को क्लियर इमेज दिखती है। तो वो जो इमेज दिख रही है अपन को, वो क्यों, क्योंकि अपन ने उसको f और 2f में सेट कर दिया तो क्लियर इमेज दिख रही है। तो स्पेसिमेन की स्टडी करना, जैसे मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, ये सब की स्लाइड आती है ना, परमानेंट स्टडी करते हैं कि पित्त कहाँ है, कैम्बियम कहाँ है, जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस है ना, एपिकार्म, क्यूटिकल, ये सब कहाँ, इसकी स्टडी करते हैं। तो अपन तो बनाएंगे, बना सकते हैं, पर अपन जो बनाएंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे, तो उनकी परमानेंट स्लाइड आती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लगाओ, स्टडी कर लो। तो वहां पर अपन सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं किसका, माइक्रोस्कोप का, वो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ठीक, फिर फोरेंसिक की यदि अपन बात करते हैं तो फोरेंसिक में फिंगरप्रिंट्स की स्टडी यदि करना है तो फोरेंसिक वाले यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक, सबसे ज्यादा इसका जो यूज कर रहे हैं वो तो होते हैं पैथोलॉजी वाले। यदि आप बात करें, किसी भी आप पैथोलॉजी में चले जाओ, पैथोलॉजी में आप चले जाओ, चाहे आप वहां पर ब्लड का सैंपल दो, यूरिन सैंपल दो, सीमन सैंपल दो, कोई भी सैंपल जब आप देंगे तो इस सैंपल को वो सभी इनकी क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, तभी तो वो वहां पर देख पाते हैं कि कोई और लिविंग तो नहीं है जिसकी एक्टिविटी है ब्लड में। फिर वो सीमन एनालिसिस में देखते हैं कि स्पर्म सेल कितनी है, काउंट कितना है, स्पर्म सेल का मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये सब स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप तो चाहिए ना। तो पैथोलॉजी वाले सबसे ज्यादा यूज करते हैं किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये बात की बात है कि अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है तो पैथोलॉजी वाली भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करने लगे, लेकिन फिर भी शुरुआत तो यहीं से ऐसी हुई थी, इसलिए अपन इन सभी पॉइंट को लेकर चलेंगे कि पैथोलॉजी में किस माइक्रोस्कोप का यूज होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ठीक, सबसे ज्यादा तो स्कूलों में उपयोग होता है ना, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इनकी स्टडी करने के लिए, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इनकी स्टडी करने के लिए जिस माइक्रोस्कोप का यूज होता है वो माइक्रोस्कोप होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब बड़ी बड़ी रिसर्च लैब में आप चले जाओ जो बिल्कुल वैक्सीन बना रहे हैं या दवाई बना रहे हैं, तो वो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैवी वाला यूज करते हैं, लेकिन एक नॉर्मल एक वे में यदि अपन बात करें तो अपन जिस प्रकार के माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं वो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देख, तो ये कहानी हो गई कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। अब इसी में एक और प्रकार का माइक्रोस्कोप अपन ने पढ़ा था लाइट माइक्रोस्कोप में, जिसे कहते हैं स्टीरियो माइक्रोस्कोप। स्टीरियो तीन थे लाइट में, सिंपल, कंपाउंड, स्टीरियो।
फिर उसके बाद जो बहुत ज्यादा अपडेटेड वाले वो सब इलेक्ट्रॉन वाले हैं। स्टीरियो, इसके साथ एक जो आपको बहुत अच्छा पॉइंट याद रखना है, स्टीरियो माइक्रोस्कोप पहला माइक्रोस्कोप था जिससे हम 3D इमेज पाते थे। जो हमें प्रतिबिंब मिलता था वो कैसे हुआ करता था, 3D। आप देखना, आप जैसे यदि आप अपनी लैब में देखो तो ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें दोनों आंख से देखने का बना हो। आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखोगे तो उसमें एक आंख अपन को बंद करना पड़ता है और एक आंख से अपन देखते हैं, जबकि स्टीरियो माइक्रोस्कोप में दो ऑक्यूलर लेंस होते हैं, है ना। इसका एक और पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इसमें दो ऑक्यूलर लेंस या इसे अपन कहते हैं आई लेंस होते हैं, दो। बाकी ऑब्जेक्ट लेंस तो यहां पर भी एक है, ऑब्जेक्ट लेंस यहां पर भी एक होता है, उसमें कोई नया नहीं है। नया ये है कि यहां पर दो क्या होते हैं, ऑक्यूलर या आई लेंस। अब दो ऑक्यूलर लेंस होते हैं तो दोनों आंख से अपन देख रहे हैं, और जब दोनों आंख से अपन देख रहे हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अपन को 3 डायमेंशनल 3D त्रिविमीय चित्र प्राप्त हो जाएगा। जैसे अपने पास दो आंख क्यों है, अपन तो एक ही आंख से देख लेते, क्या दिक्कत थी, लेकिन दो आंख इसलिए तो है, एक तो अपन ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर सके, और दूसरा जब किसी ऑब्जेक्ट पे एक साथ किसी ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरणें हमारी आंख में आती है, दोनों आंख में जब वो प्रकाश की किरण आती है, जैसे मान लो इसके हर कोने से टकरा के प्रकाश हमारी आंख में आ रहा है, तो हमारी आंख के जब दोनों में टकरा रहा है तो वो उसकी जो इमेज होगी उसको ब्रेन स्टडी करेगा और वो वस्तु हमें 3D में दिखाई देगी। आप यदि एक आंख बंद कर लो तो जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो आपको 2D। अब हालांकि आप उसको जज नहीं कर पाओगे क्योंकि बचपन से अपन देख रहे हैं तो अपने दिमाग में सब इमेज बैठ चुकी है ना, तो आप उसको नहीं समझ पाओगे। वो आपको आंख बंद कर लोगे तो भी ऐसा लगेगा कि 3D दिख रहा है, लेकिन आंख बंद करने पे जो दिख रहा है वो 2D है, दोनों आंख से जो दिखता है वो होता है 3D। तो स्टीरियोटाइप की सबसे बड़ी सफलता ये थी कि इसमें दो आई लेंस थे, दोनों से एक साथ देखकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के 3D इमेज को पा सकते थे। इससे स्टडी करना, जैसे एटम की स्टडी करना, मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना अच्छा हो गया, क्योंकि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस तो चलो ठीक है आप स्टडी कर लिए, लेकिन एटम मॉलिक्यूल्स गोल है कि क्या है, उसका डायमीटर कितना है, कितना एरिया घेर रहे हैं, ये सब के लिए उसकी 3D इमेज होना जरूरी था। तो डबल साइड यदि आपको देखने को मिल जाए तो वो माइक्रोस्कोप कौन सा होता है, स्टीरियोटाइप माइक्रोस्कोप, या उसे अपन कहते हैं स्टीरियो माइक्रोस्कोप। अब यदि स्टीरियो माइक्रोस्कोप की बात की जाए तो इसकी एक और विशेषता होती है। मान लो कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी कोई यदि वस्तु है तो उसे भी अपन देख सकते हैं। इसके पहले तक क्या हो रहा था, अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्लाइड रख रहे थे, स्लाइड मतलब कांच की है, ट्रांसपेरेंट, नीचे उसके कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर लगा हुआ है, कॉनकेव मिरर को घुमा के अपन लाइट को एडजस्ट कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर इसीलिए क्योंकि कॉनकेव मिरर एक प्रकार का कन्वर्जिंग मिरर है। अभिसारी दर्पण है, वो प्रकाश की किरण को एक जगह केंद्रित करता है, तो ऐसे नीचे से उसको खिड़की के पास रखें ऐसे, और ऐसे नीचे से ऐसे सेट करके अपन क्या कर रहे हैं, लाइट को पूरा स्लाइड में फोकस कर रहे हैं और फिर ऐसे माइक्रोस्कोप से अपन देख रहे हैं। ठीक है, ऊपर नीचे लेंस कर लिया अपन ने, अब ये रखी हुई है, ये वस्तु को अपन देख रहे हैं, ठीक, और लेंस को अपन ने यहां से मिरर को क्या कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है। कांच रखी हुई है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। यदि वो पारदर्शी ना होती तो हम कभी स्लाइड की स्टडी ही नहीं कर पाते। लेकिन स्टीरियो माइक्रोस्कोप जो था, ये अपारदर्शी या जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी भी स्टडी करने में मदद करता था। और यदि हम बात करें इसकी जूम एबिलिटी की, तो जूम करने की क्षमता इसकी ठीक थी, बहुत अच्छी तो नहीं थी ऐसा कि जैसा कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत अच्छा जूम करता है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उससे कंपटीशन नहीं है, लेकिन हाँ ये आप कह सकते हो कि 200x से 400x तक जूम कर देता। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से थोड़ा कम, लेकिन ये जूम कर देता था। लेकिन जूम करना इसकी विशेषता नहीं थी, इसकी विशेषता दो सबसे बड़ी थी कि एक तो हम 3D इमेज देख पाए, और दूसरा जो अपारदर्शी या ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं उसको भी हम क्या कर पाए, देख पाए। और यदि इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज जिस साइंटिस्ट ने की है उनका नाम है जीस ए जी, जीस
AG 1892 1892 में इसकी डिस्कवरी की थी। बहुत बड़ी क्रांति थी ये, बहुत बड़ी है ना, रिवोल्यूशन है। इसी के बेस पे फिर आगे जाके जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बने तो वो 3D रखे गए। स्टेरियोटाइप आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। आप अच्छी लैब जाओगे ना, पैथोलॉजी लैब, तो आपको वहां पर दिख जाएगा कि वो डबल लेंस से, डबल वाले से दोनों आंख ऐसे टिकाया है और फिर वो ऐसे ऐसे घुमा रहा है और उसको लिख रहा है, स्टडी कर रहा है दोनों आंख से। यदि दोनों आंख से देखने का वो माइक्रोस्कोप है तो आप उसको देख के समझ जाओ वो कौन सा है, स्टीरियो। एक आंख से देख रहा है लेकिन दो लेंस है तो कंपाउंड, और सिंपल तो आपको पता है, एक ही लेंस उससे देख रहा है। एक आंख से देख रहे हैं लेकिन दो लेंस है, कंपाउंड। दोनों आंख से देख रहे हैं तो स्टीरियो। तो इस प्रकार से आप लाइट माइक्रोस्कोप को यहां पर समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का तो कॉन्सेप्ट अलग होता है, आगे उसको भी समझेंगे। तो हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। कोई भी आपके सुझाव है, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।